बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पूंजी ढांचा। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैंने उसको हटा दिया। अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, और यकीन मानो इसके बाद जितने भी पॉइंट है इस चैप्टर के वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पूंजी ढांचा, तो ये होता क्या है। अब किसी बिजनेस में पैसा किस तरीके से आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, उन सभी को जब आप एक पिलर में रख देते हो तो उसे हम बोलते हैं पूंजी ढांचा। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर लेट सपोज 1 मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। रुको, मान ये बिजनेस है, ठीक है, मान के चलो ये बिजनेस है। ठीक, अब इस बिजनेस में ये पैसे का स्केल है। ठीक है, किस तरीके से पैसे आ रहे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन। ठीक, यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर आया, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स आया, यहाँ पर डिवेंचर आया, और यहाँ पे आ गया आपका बैंक लोन। ठीक, तो ये बिजनेस जो बना है उस बिजनेस में किस तरीके से पैसा आया हुआ है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। कि पैसा कहाँ कहाँ से आया, ठीक है, और कितनी कितनी मात्रा में आया। लेट सपोज ये आया है 20%, ये आया 30%। ठीक है, सोन ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि किसी बिजनेस में पैसा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कितनी मात्रा में आ रहा है। उन सभी को जो आप कंबाइन करके लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका एक तरह का। अब बात यहाँ पर आती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसको छोड़ के अगर आप यहाँ से देखोगे तो लिखा है इसका अभिप्राय दीर्घकालीन कोष। तो जो भी अभी मैंने आपके सामने लिखे थे वो सभी दीर्घकालीन है, मतलब लॉन्ग रन में वो यूज होते हैं। कोषों के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। पारस्परिक अनुपात का मतलब हो गया बेटा रिलेटिव प्रोपोर्शन। तो अभी जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था, जैसे 30%, 20% हिस्सा ये है 100 में से, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन, दीर्घकालीन कोषों के पारस्परिक अनुपात। ठीक, और ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, रिटेन प्रॉफिट भी दे रखा है, ये तो मैंने लिखा भी नहीं था इसमें। ठीक है, ये पॉइंट भी इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो अगर आप ये भी याद कर लोगे तो भी काफी है, और लेकिन ये आपको पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से पैसा आता है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वैसे इसी में ही कवर हो गया। बिजनेस में कम लिखो लेकिन पॉइंट की बातें लिखो तो बेटा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको भरते चले जाओगे तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं। आंसर शीट सिर्फ भरने से ही नंबर नहीं मिलते बेटा, पॉइंट की बात लिखनी भी जरूरी है। अब ये इन्होंने जो मैंने अभी आपको जो बॉक्स बना के दिखाया था वो ही इन्होंने क्या किया, एक टेबल बना के दिखा दी। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है कि एक एग्जाम्पल है बेटा, अगर आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो एग्जाम्पल आंसर में, अगर आपसे पूंजी ढांचे के बारे में पूछा जाए तो। लिखा है, अब माना कि एक कंपनी में 10 लाख रुपए की आवश्यकता है जिसे वह निम्न प्रकार पूरा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजी स्रोत है समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार, मतलब प्रेफरेंस शेयर से ले लिया, डिवेंचर से ले लिया, है ना, रिटेन कुछ प्रॉफिट था, आपने पिछले सालों का कुछ प्रॉफिट था, करंट लायबिलिटी ले ली, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, बीपी हो गया, ये सब। ठीक, यहाँ पर राशि देखो कितनी है, इन्होंने कहा 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख में कैसे कैसे। इक्विटी शेयर आपने 4,50,000 के इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स आपने 2,25,000 के इशू कर दिए, है ना, डिवेंचर्स आपने 1,12,000 के, इस तरीके से आपने इशू कर दिए। ये फिगर जब आप बनाओगे एग्जाम में तो ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो, फिगर जरूरी नहीं है कि 1,12,500 ही हो, आप 1,12,000 भी कर सकते हो, या आप 1 लाख रुपए भी कर सकते हो, या 1.5 लाख कर सकते हो। वो जैसे भी आप इजी आपको लगता है वैसे करो, इस तरह से करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है कुल पूंजी की प्रतिशत। तो मान के चलिए 100% है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे। देखो 4,50,000 अपॉन दिस इंटू 100, ये अपॉन दिस इंटू 100, ये अपॉन दिस, तो यही आएगा हमेशा नीचे क्योंकि बेस यही है। ठीक है, परसेंटेज भी आपने निकालनी। क्लियर हो गया पॉइंट। इसी तरीके से बेटा आप दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों का प्रतिशत भी निकाल लोगे। क्लियर हो गया, ठीक।
वैसे ये वाला कॉलम ना भी बनाओ तब भी चल जाएगा, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद जो आपने बनाया है वही यहाँ पे नीचे लिखना होता है, इसमें भी कुछ खास नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा बेटा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा क्योंकि ये भी वही है जो ऊपर जो लिखा था बेटा, जो ऊपर जो बनाया ना वही नीचे लिखना है, कोई नई चीज़ नहीं है बेटा उसके अंदर। अब बात आ जाती है, ये कुछ 3 पॉइंट हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझाना जरूरी है। जैसे लिखा है वित्तीय ढांचा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। वित्तीय ढांचा, पूंजीकरण और पूंजी ढांचा तीनों लगते सिमिलर है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। तो वित्तीय ढांचे के बारे में लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय चिट्ठी मतलब बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष की रचना से है। तो वित्तीय ढांचे का मतलब क्या हो गया कि बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है उसको आप कैसे कंपोजिशन करोगे, कैसे उसको बनाओगे, उसको हम वित्तीय ढांचा कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूंजी स्रोत आते हैं। तो वित्तीय ढांचे में हमें एक बात पता चली कि इसमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के पूंजी स्रोत आएंगे। पूंजीकरण की बात है तो इसमें लिखा है इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है। क्या लिखा है, दीर्घकालीन पूंजी के स्रोत, अर्थात यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोत को कम कर दिया जाए तो शेष पूंजीकरण बचता है। तो अगर वित्तीय ढांचा क्योंकि इसमें दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों आते हैं, अगर आप इसमें से अल्पकालीन हटा दो तो दीर्घकालीन जो भी पूंजी के स्रोत है वो कहलाए जाएंगे पूंजीकरण। पूंजी ढांचे का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। ध्यान दो, ये अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों, ये दीर्घकालीन सिर्फ, और ये दीर्घकालीन के अनुपात मतलब दीर्घकालीन पूंजी के जो भी आपने स्रोत लिए थे उसके अनुपात क्या क्या है, किसका 30% है, किसका 20% है, भैया वो अनुपात बता दो। तो पूंजी ढांचा यहीं पे क्लियर हो गया। आगे चाहो तो पढ़ो, ना चाहो तो यहीं पर ही आपको क्लियर हो चुका है बेटा। कुछ लाइन में बेटा ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो उसके आंसर को अपने आप में वो एक्सप्लेन कर देते हैं, वो कुछ वर्ड ही। जैसे पूंजी ढांचे में 2 वर्ड आ गए, दीर्घकालीन पूंजी के पारस्परिक अनुपात, बस यही इसको क्लियर कर देगा। अगर टीचर देखेगा आपके आंसर में तो यही 2-3 पॉइंट देखेगा कि भैया ये वर्ड लिखी है या नहीं लिखी। आप भले उसमें अपनी राम कहानी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये कुछ पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। और यही मेरा काम है बेटा, आप सभी को ऐसे ऐसे पॉइंट आउट करवाना, ऐसे कुछ आंसर। ये अभी मैंने करवा दिया है, लेकिन वैसे ही मैं सोच रहा था कि सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद कि जब रिवीजन करेंगे और कुछ नोट्स जब मैं आपको दूंगा तब मैं ये सारी चीज़ें आपको नोट आउट कराऊंगा। अभी मेरा मेन मोटिव था सिलेबस को कंप्लीट कराना, आपको इंट्रोडक्शन कराना है कि भैया ये चैप्टर भी है हमारे। नेक्स्ट लिखा है बेटा डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट एंड रिस्क। ऋण पूंजी और समता अंश पूंजी में लागत और जोखिम क्या है। मैं पढ़ नहीं रहा, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, आप अंदर पढ़ के आप समझ जाओगे। पहली बात आती है लागत। तो ऋण पूंजी और समता अंश पूंजी की लागत क्या है। तो देखो, लागत का मतलब तो ये हो गया कि ऋण पूंजी को अगर आप अपने पास रखते हो, लोन लेते हो, अपने पास रखने का मतलब बिजनेस अपने पास रखती हैं, तो लागत क्या आ जाएगी, उसको क्या देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, ठीक है। समता अंश पूंजी को अगर आप अपने पास रखते हो तो बेटा आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दे दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, ठीक। तो अगर देखा जाए तो फिक्स लागत इसकी है, इसकी नहीं है फिक्स, ठीक। क्लियर हो गया पॉइंट। तो लागत से ये हमारे समझ में आ जाता है। रही बात रिस्क की, जोखिम की, तो जोखिम क्या है बेटा, जोखिम यह है कि अगर बिजनेस अगर जैसे खराब चलता है इन फ्यूचर, आपने मेहनत करी लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो फिर भी आपको बेटा ऋण तो आपको चुकाना पड़ेगा, लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें समता अंश पूंजी की, इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो बेटा इसका पैसा आपको चुकाना नहीं पड़ता, इतना जरूरी नहीं है। मतलब ये तो वही लोग हैं जो बिजनेस चला रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये मालिक है। बिजनेस चलाने से मेरा मतलब ये है, ये डिसीजन नहीं लेते, ये पैसा देते सिर्फ, ध्यान रखो। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये हो जाएगा बेटा कि ये लोग वो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में। अब अगर बिजनेस सही से चला तो प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन रिटर्न हमें समता अंश पूंजी वालों को कुछ नहीं देना होता जो उन्होंने कैपिटल लगाई। हाँ, प्रॉफिट देना होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा
तो लागत और जोखिम दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए। अब बात आती है यहाँ पर ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, इनके बीच में समानता और असमानता क्या है। तो पहली चीज तो ये जो समानता में हम काउंट करेंगे वो ये कि ऋण पूंजी पे ब्याज देना होता है, पूर्वाधिकार अंश पे हमें क्या देना होता है लाभांश देना होता है। मेरे दोनों का ही जो रेट है वो फिक्स होता है। जैसे 8% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है तो ऐसे 9% के हिसाब से हमें डिविडेंड देना होगा, तो ये फिक्स होता है। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है समानता का कि इनका जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है, ठीक। दूसरा असमानता क्या है बेटा, असमानता ये है, और हाँ एक चीज और कि बेटा ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों ही बहुत सस्ते स्रोत है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंश वाले जो लोग होते हैं वो बिजनेस में अपना मालिकाना हक जताते नहीं है, हम उनको बाद में उनका पैसा वापस करके उनको घर भेज सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं असमानता क्या है बेटा इन दोनों में, तो असमानता बहुत ही सिंपल, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऋण पूंजी पे ब्याज तो आपको बेटा देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन समता अंश जो प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पूर्वाधिकार अंश, आप चाहो तो अगर लाभ हो तो उसे दे दो प्रॉफिट, ना हो तो आप नहीं दो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाता है कि इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, ब्याज तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड जो है वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो ही आप डिविडेंड दोगे प्रेफरेंस शेयर्स को, अदरवाइज नहीं दोगे। क्लियर हो गया पॉइंट। अगर बात करते हैं दूसरा जो असमानता है, डिसिमिलरिटी है, वो ये है बेटा कि ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर जो बेटा टैक्स बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलो कि हमें ऋण देना है 10,000 रुपये, गवर्नमेंट ने कहा कि आप टैक्सेशन काट लो 50%, तो 10,000 की जगह हमें सिर्फ 5,000 ही देना पड़ेगा सामने वाले को, और 5,000 जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट से तो बिजनेस का लेना देना है, वो आज ना दे 1 महीने बाद दे दे, 1 साल के बाद दे दे, तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो चलता रहेगा बिजनेस का उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो पैसा बिजनेस में ही रह जाता है, जिससे बिजनेस अपना काम चला सकता है। बाद में तो देना ही देना गवर्नमेंट को, तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनके पास वो पैसा रुक जाता है। इससे जो कंपनी होती है उसको बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर वो पर्सन को ब्याज देगी तो वो तो ब्याज उसी टाइम चला गया, लेकिन अगर बात करते हैं टैक्सेशन की तो उसमें कुछ टाइम के लिए वो पैसा बिजनेस के पास ही रहता है और बिजनेस उससे अपना काम चला सकती है। दूसरा जो बेनिफिट है जो पूर्वाधिकार अंश में क्या है, देखो ऋण पूंजी में तो टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंश में दिए जाने वाला जो लाभांश होता है, ध्यान रखो उसमें से पहले ही टैक्सेशन माइनस हो चुका होता है, इसी वजह से टैक्स बेनिफिट वहां पे नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको ऋण पूंजी पे जो ब्याज है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर आपको लाभांश नहीं मिलता। अगर बात करें कि कंक्लूजन क्या निकला, दोनों स्थायी लागत पूंजी हैं। स्थायी लागत का मतलब पैसा तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन प्रतिफल लाभांश या ब्याज के भुगतान की अनिवार्यता को लेकर भिन्नता है। देखा जाए तो दोनों ही काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी पेमेंट की, वो थोड़ा सा उनको अलग कर देती है, ठीक। अब इससे जो देखो, एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो अभी मैंने आपको बताए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैंने बताया ये जो वीडियो है बेटा, इसमें जितने पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय लिवरेज एवं वित्तीय जोखिम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारा ट्रेडिंग और इक्विटी, क्षमता पर व्यापार क्या है, ठीक। तो जरा पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। वित्तीय लिवरेज, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। पूंजी ढांचे में समता अंश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी भी सम्मिलित होने की स्थिति को वित्तीय लिवरेज कहते हैं। लिवरेज लाइक तराजू टाइप बेटा, लिवरेज मतलब एक तरह का तराजू है, जैसे एग्जांपल ये तराजू है बेटा, ये तराजू है। तो बेटा यहाँ पे आपने इक्विटी भी लिख दिया और यहाँ पे आपने लोन वाला भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखना है तराजू की तरह, मतलब बैलेंस कर देता है। तो वित्तीय लिवरेज का मतलब क्या हो गया कि पूंजी ढांचे में समता अंश पूंजी मतलब इक्विटी शेयर और स्थायी लागत वाली जो पूंजी होती है, जैसे लोन, डिबेंचर,
उन दोनों को सम्मिलित करना ही वित्तीय लीवरेज कहलाता है। अब बस इतना ही काफी है, इसके आगे आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, लेकिन ये जो लाइन है बेटा ये लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा उसी में। बाकी उसको एक्स्ट्रा उन्होंने बता रखा है, अनुपात अगर बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। और मेरा काम यहीं तक था बेटा, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आगे आप पढ़ लेना, 3 लाइनें हैं, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, 3 भी नहीं 2.5 लाइनें हैं सिर्फ। अब बात आ जाती है वित्तीय जोखिम क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है बेटा। आप पैसा अगर बेटा मार्केट से लेते हो तो कहीं ना कहीं जोखिम तो आपको बेटा फेस करना ही पड़ेगा। लिखा है स्थायी लागत पूंजी के उपयोग से कंपनी पर स्थायी वित्तीय लागतों के भुगतान का बोझ बढ़ जाता है। स्थायी लागत का मतलब वही डिबेंचर, वही बैंक का लोन आप जो ले लेते हो, तो स्थायी लागत तो बनी गई। मतलब स्थायी का मतलब फिक्स, जो आपको कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, उस पर इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो भुगतान है उसका बोझ आपका बढ़ जाएगा। वित्तीय परिस्थितियों में स्थायी वित्तीय लागतों का भुगतान न कर सकने के कारण उत्पन्न जोखिम को वित्तीय जोखिम कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप वो इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे या लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाओगे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं वित्तीय जोखिम। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है बेटा समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। भाई ये क्या चीज है, देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग इक्विटी जैसे नाम है वैसे ही इसका मीनिंग भी है बेटा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके से कहना चाहता है। एक मैं आपको कागज से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक ये, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, तो इस वजह से भी। और ये बहुत ही कम क्वेश्चन बच्चे कर पाते हैं, जैसे 10 में से 9 बच्चे नहीं कर पाएंगे बेटा, सिर्फ एक ही बच्चा कर पाएगा। तो टॉपिक है क्या चीज़, मान के चलो ये बिजनेस है, मान के चलो ये बिजनेस है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे है ऑनर 1, 2 और 3 ऑनर है बेटा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इन्होंने तो इसमें क्या लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है। क्या लगा रखी है, कैपिटल। अब देखो 3 लोग अगर कैपिटल लगाएंगे तो बहुत ही कम कैपिटल होगी, ज़्यादा पैसा तो आ नहीं पाएगा। तो इनका ये मानना है कि एक काम करो, क्यों ना लोन ले लो। लोन वो डिवेंचर, एज अ डिवेंचर भी ले सकते हो या बैंक से भी ले सकते हो। अब देखो जो लोन देता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है भाई सिक्योरिटी, भाई मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं है। तो ये देखेंगे कि भैया इन तीनों ने कितना पैसा लगा रखा है, उसी हिसाब से वो पैसा दे देंगे। प्लस बिजनेस की कीमत क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये हो गया कि आपने अपनी इक्विटी दिखाकर लोन ले लिया ज़्यादा, इससे किया बिजनेस, और यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ वो आ गया इन लोगों के पास। क्यों आया इनके पास, क्योंकि लोन का एक फिक्स रेट होता है जो आपको देना होता है, जो कि होता है ब्याज। यहाँ पे आपने इस पैसे से, देखो पैसा तो पैसा चाहिए, यहाँ से मिले या यहाँ से मिले। 10 लाख अगर चाहिए, यहाँ से मिले या यहाँ से मिले, बात तो वही है। 10 लाख से अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे, मान के चलो आपने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख लिए लोन के और प्रॉफिट अर्न किया आपने 1 लाख रुपए, और 10 लाख का देखो हमारी कहानी है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। और इसका अगर 10 लाख के ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट देखा तो 10 लाख का इंटरेस्ट आ रहा था, इसका करीबन 10,000 रुपये, लेट्स सपोज 10,000 रुपये का इंटरेस्ट। अगर आप 10,000 माइनस भी कर देते हो तो भी बेटा 90,000 रुपये बचते हैं, जो कि इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो आपने लोन लेकर कैपिटल दिखा के आपने लोन ले लिया कि हाँ भैया, लोन वाले कह रहे थे भाई कैपिटल भी इनके पास है और बिजनेस भी है, तो अगर बाई चांस पैसा डूबेगा तो हम यहाँ से पैसा रिकवर करेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी दिखा के आपने पैसा लिया, इस पैसे से किया बिजनेस, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ उसमें से मोस्टली हिस्सा गया इसका कुछ इंटरेस्ट दे दिया इसको। समझ में आ गया। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते बेटा। एग्जाम्पल क्या है वो देखो जरा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम इसमें क्या करते हैं। हम इसमें करते हैं बेटा बहुत ही सिंपल सा एक काम, जिसके अंदर हम इक्विटी दिखा के लोन लेते हैं और लोन से हम करते हैं बिजनेस, और वहां पे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का देके बाकी सारा प्रॉफिट आपका चला जाता है शेयर होल्डर्स के पास। अब देखो ये एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक। और EPS भी है बेटा, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, EPS। अब देखो ये एग्जाम्पल है क्या बेटा, 2 कंपनियां हैं, ठीक है। इस कंपनी के पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है, जो कि इक्विटी शेयर से ही पैसा लिया है उसने। लेकिन इसके पास अगर हम बात करें तो इसके पास 4 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर के और 6 लाख रुपए क्या है इसके, डिवेंचर्स के। अब देखो इन्होंने वही काम किया, इन्होंने कैपिटल दिखा के उन्होंने लोन ज्यादा ले लिया। अब हो सकता है ये 6 लाख रुपए इन्होंने इसलिए भी ज्यादा दिया हो पैसा डिवेंचर होल्डर्स ने, क्योंकि बिजनेस भी तो चला रहे ना बेटा,
उसके पास बिजनेस का भी अपना एक वैल्यू होगी कि नहीं होगी। इक्विटी की है, ठीक है, 4 लाख, तो बिजनेस की भी अपने कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसको देखते हुए आपने लोन ज़्यादा ले लिया। तो लोन लेने से आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको सिर्फ एक सिर्फ ब्याज देना होता है बस। अब वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांगते कभी भी वो लोग। तो ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में हुआ ये कि हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने, इन दोनों कंपनियों ने 10-10 लाख रुपए कैपिटल लगा के 2-2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है और 30% का टैक्सेशन है, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 2 लाख इस कंपनी के, 2 लाख इस कंपनी के। अगर हम मैच करते हैं इंटरेस्ट, तो पहली कंपनी ने डिबेंचर इशू ही नहीं किया था, ना तो बैंक लोन लिया, तो इंटरेस्ट इस पे से माइनस होगा। तो था कितना बेटा, 6 लाख, 10% का इंटरेस्ट करोगे तो बेटा 60,000 रुपये आ गए, माइनस करोगे आ जाएगा 1,40,000, और यहाँ पे 2 लाख का 2 लाख रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में 30% बोला था, तो 2 लाख का 30% करोगे 60,000 और इसका 30% करोगे 42, माइनस करोगे तो फाइनल अमाउंट आएगा 1,40,000 और आएगा बेटा यहाँ पे 98,000, ठीक है पॉइंट, ठीक है। अब बात आ जाती है नंबर इक्विटी शेयर कितने थे, मान के चलो 1 लाख थे इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से। अब डिवाइड करो तो पर शेयर बेटा 1,40 मिलेगा पर शेयर। लेकिन अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 40,000 शेयर्स है। देखो ना, अगर हम 10 रुपए मान लेते हैं, अगर 1 जीरो हटा देते तो 40,000 शेयर्स आ गए, 98,000 का प्रॉफिट था। 98,000 के प्रॉफिट का 40,000 शेयर से डिवाइड करोगे तो पर शेयर आपका 2 रुपये 45 पैसे आपको प्रॉफिट होगा। तो बेटा ट्रेडिंग और इक्विटी का मतलब ये हो गया कि आप बेटा इक्विटी दिखा के ज्यादा लोन ले लेते हो, जिसके बेस पे क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो कम शेयर होल्डर्स में बढ़ता है। इसमें प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन ज्यादा शेयर होल्डर्स से, तो ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लोगों में बांटोगे तो कम मिलेगा, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉफिट कम शेयर होल्डर्स में बांटोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बेटा बस यही समझाना था मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये आपको यहाँ से रीड कर लेना है बेटा। ये सारी चीजें वही चीज लिखी हुई है, कोई भी नई बात नहीं है इसके अंदर। दोबारा से बेटा ये अलग तरीके से समझाया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देना। बाकी जो टेबल अभी मैंने आपको बताई थी वही काफी है, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक अभी आप बोर हो चुके होंगे बेटा इतना करने के बाद। वैसे तो टॉपिक ज्यादा कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक है बेटा लास्ट वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। और अभी के लिए इतना काफी है बेटा। लास्ट में जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर कुछ भी अगर आपको पूछना हो या वीडियो अगर अच्छी भी लगे तो भी कमेंट कर देना, बोल देना सर यू आर ग्रेट ये हो करके। वो तारीफें आप वैसे भी करते रहते लोगों की, थोड़ी हमारी भी कर दिया करो अच्छी लगे तो। अगर बुराई करनी है तो ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, मुझे बता देना कि भैया कि सर ये दिक्कत थी, ये समझ नहीं आया, या आप जल्दी बोले, कुछ भी कोई भी इश्यू है बेटा तो मुझे बताओ। रीजन क्या है, मैं आपके साथ यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ, आपके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ सके, आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो कोई भी अगर चीज़ अगर आपको चाहिए कि सर ये कमी रह गई थी, थोड़ा इस तरीके से भी बताते तो अच्छा होता, या कोई भी चीज़ यार, ठीक है, आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हो कि आपको क्या किस तरीके से पढ़ना है, वो मुझे आप बता देना, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा बेटा। 12th है, लास्ट टाइम है, अच्छे से मेहनत करो, दबा के मेहनत करो बेटा और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका रह गया बेटा पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक है। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी घटक बहुत ही सिंपल से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसको कर लेंगे, पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक, ठीक है। चलो ओके, ये लास्ट है, उसके बाद आगे चैप्टर करेंगे हम, ठीक है। और भी कोई चैप्टर बेटा चाहिए हो ऑन डिमांड तो बेटा मुझे बता देना, ठीक।